बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। यहाँ कुछ बड़ी अहम खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान अब किस तरफ जाने वाला है। एस्टेब्लिशमेंट को एक बात समझ आ गई है कि जैसे जैसे पाकिस्तान में वक्त गुजरता जाएगा उनकी मुखालफत में इजाफा होता जाएगा। अभी उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत का सामना है, कुछ हद तक फजल रहमान साहब मुखालफत करते हैं, कुछ लोग ढके छुपे अंदाज में मुखालफत करते हैं, और बहुत सारी इलाकाई जमातें, बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के मसाइल के लिए जिम्मेदार समझते हैं। हमने गुज़िश्ता दिनों एक सर्वे करवाया था जिसमें ये सवाल रखा था कि आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात के लिए किसको जिम्मेदार समझते हैं, सियासतदानों को या एस्टेब्लिशमेंट को। हैरान कुन तौर पे आज से 2-3 साल पहले तक जो एस्टेब्लिशमेंट अवाम में खासी पॉपुलर थी उसके खिलाफ 95% वोट आए और सिर्फ 5% लोग सियासतदानों को मौजूदा पाकिस्तानी हालात के लिए जिम्मेदार समझते हैं। हालांकि सियासतदानों में नवाज शरीफ हैं, इमरान खान हैं, जरदारी हैं, मरियम हैं, बिलावल हैं, शहबाज शरीफ हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, एमक्यूएम के लोग हैं। तो सियासतदानों से लोग बहुत नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी 5% सियासतदानों को जिम्मेदार समझा जाता है पाकिस्तान में, और 95% जो मैंने एक्स के ऊपर एक सर्वे करवाया उसके मुताबिक लोग एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार समझते हैं। इन चीजों को देखते हुए मौजूदा हुकूमत क्योंकि कठपुतली हुकूमत है और ये जाली फार्म 47 के तहत लाकर बिठाई गई है, तो एस्टेब्लिशमेंट इनसे कोई भी कानून पास करवा सकती है। ये सहूलत एस्टेब्लिशमेंट को महदूद मुद्दत के लिए मुयस्सर है और वो ऐसे कानून अब बना रही है ताकि मुस्तकबिल में तमाम लोगों को कंट्रोल किया जा सके। फर्ज करें कल को मुल्क में इमरजेंसी लग जाती है, या कोई कौमी हुकूमत बना दी जाती है, या कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई जाती है, या कोई और हुकूमत मिली जुली सरकार लाई जाती है, तो ये जो कवानीन अब बनवाए जा रहे हैं इनके ऊपर फिर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई कुछ नहीं कह सकेगा इन कवानीन के हवाले से। देखिए, मैं हमेशा से इस बात के हक में रहा हूं कि सख्त कवानीन मीडिया के हवाले से बनने चाहिए, लेकिन वो सबके लिए होने चाहिए। मैंने कभी पीका कानून की मुखालफत नहीं की। मैं ये कहता हूं कि जितने मर्जी सख्त कवानीन बनाए, जितना मर्जी सख्त क्राइटेरिया रखे, लेकिन कवानीन का इस्तेमाल दुरुस्त होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसमें पिक एंड चूज हो, इसको फंसाओ और इसको छोड़ दो। मिसाल के तौर पे हामिद मीर साहब ने एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी है, क्योंकि अभी जो पीका कानून आया है ये तो ऐसा लगता है कि काला कानून ही बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इसकी एक मिसाल मैं अभी आपको पढ़ के भी सुनाता हूं। अब हामिद मीर साहब ने कहा फेक न्यूज क्या है। मुतीउल्लाह जान को गिरफ्तार किया गया, पहले इल्जाम लगाया गया इसने पुलिस पे गाड़ी चढ़ा दी, फिर इल्जाम लगाया मुतीउल्लाह जान की तलाशी ली तो उसके अंदर से मंशियात निकल आई, फिर इल्जाम लगाया कि मुतीउल्लाह जान नशे में था। अब ये सारी चीजें फेक न्यूज नहीं है तो और क्या है। आप मिसाल के तौर पे देख लें कि मोटरवे पुलिस ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था जी मुरम्मत के लिए मोटरवे बंद कर रहे हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लॉन्ग मार्च करना था। तो क्या वो फेक न्यूज नहीं थी जिसको फैलाया गया। अभी जियो न्यूज ने एक फेक न्यूज फैलाई, वहां से शुरू की, मैं भी उसके चक्कर में आ गया। मैंने कहा इतना बड़ा चैनल है, ठीक बात कर रहा होगा कि बिलावल को अमेरिका से दावतनामा आ गया और वो ट्रंप की जो सदारत की हलफ बर्दारी की तकरीब है उसके अंदर शामिल होने जा रहा है। बाद में पता चला कि वो खबर भी झूठी निकली। हालांकि पीपल्स पार्टी वाले बड़ी देर तक उस खबर को अपने दिल के साथ लगाकर बैठे रहे। अब मामला ये है कि ये जो कानून बन रहा है ये तो खालिसतन ऐसा लगता है कि आजादी इजहार राय का गला घोटने के लिए बन रहा है। ये भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन सबके ऊपर इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब ये मैं मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल आपके सामने रख देता हूं ना। सबसे आसान तो ये जो मेरे साथ हुआ, अभी 2 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज किए गए हैं और दोनों दफा क्या किया गया है, मैंने ट्वीट कुछ और लिखी, उस ट्वीट को बदल के उसके अंदर अल्फाज की तरमीम करके नए अल्फाज उसके अंदर शामिल करके और मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब मुझे बताएं ये फेक न्यूज नहीं है तो और क्या है। यानी मैंने जो बात कही नहीं, मैंने जो बात लिखी नहीं, मैंने जो बात ट्वीट नहीं की, वो बात मेरे खाते में डाल के मेरे पे मुकदमा करवा दिया। अब जो मुकदमा करवाने वाले हैं या जिन्होंने ये तरमीम की है उनके खिलाफ मुकदमा बनता है ना, लेकिन मैं कहां दरखास्त दूं। मामला यह है कि यहां पे पिक एंड चूज है। मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस कानून को इस्तेमाल किया जाता है और इसको बनाने का कोई और मकसद नहीं है। अब मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप की एक खबर आई है, ये खबर आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पीका कानून क्या है और ये आने वाले वक्त में क्या करने वाला है। यही कानून कल को पीपल्स पार्टी, पीएमएल-एन और बाकी जमातों के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि कल को इनके ऊपर भी जो है वो नजला गिरेगा। एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको इस बात का आइडिया है कि पाकिस्तान में जिसने भी इलेक्शन लड़ना है उसने हमारे खिलाफ ही लड़ना है अब, और हमारे खिलाफ ही जो जाएगा उसी को वोट डालेगी पाकिस्तान की आवाम। तो ऐसे में वो अपनी अब एक शील्ड बना रहे हैं कि कम से कम हम तो महफूज हो जाए।
اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ واٹس ایپ گروپ میں کوئی توہین کی گئی ہے مریم نواز کی، اور اس کے اوپر ایک ایڈمن جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یعنی اب آپ کسی بھی ایڈمن کو گرفتار کروا سکتے ہیں. پہلے ایف آئی آر دیکھیں آپ. ایف آئی آر بڑی مٹی مٹی سی ہے، لیکن میں نے بڑی مشکلوں سے کلوز کر کے اس کو پڑھا ہے، تو جو میں اس میں سے لکھ پایا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ جناب پاک پتن کی ایف آئی آر ہے. جناب ایس ایچ او تھانہ فرید نگر، السلام علیکم. میں یہ مورث ہوں، یہ عرض کر رہا ہوں کہ من ایس آئی شبیر حسین، یہ شبیر حسین صاحب سب انسپیکٹر ہیں، عابد کانسٹیبل، سرکاری گاڑی جس کا نمبر GAA ہے 756، ڈرائیور جس کا خرم جاوید ہے اور اس کا کانسٹیبل نمبر 702 ہے. سلسلہ گشت اور پڑتال جرائم شرقی ریلوے پھاٹک پر ہم موجود تھے. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم گشت کر رہے تھے اور گشت کرتے کرتے ہم سوشل میڈیا میں گھس گئے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یعنی وہ گشت کر رہے تھے، اچانک یہ اگلا جملہ یہ ہے کہ موجود ہوں کہ سوشل میڈیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں توہین آمیز بےہودہ قسم کی جس میں ڈرٹی لینگویج استعمال کی گئی ہے پوسٹ ملاحظہ ہوئی. یعنی آپ کو حیرت نہیں ہو رہی ہے کیا لکھا ہوا ایف آئی آر میں؟ ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ پولیس اپنی گاڑی پہ گشت کر رہی تھی. وہ ایک سب انسپیکٹر کہہ رہا ہے جناب میں گاڑی میں گشت کر رہا تھا ایس ایچ او صاحب، گشت کرتے ہوئے میرا گزر ہوا سوشل میڈیا پر سے، اور وہاں میں نے دیکھا کہ مریم نواز کے بارے میں ڈرٹی لینگویج استعمال کی گئی ہے. ایک پوسٹ ملاحظہ ہوئی. گشت کے دوران ان کو ایک پوسٹ ملتی ہے، کس نے دکھائی، کیسے دکھائی، کوئی بندہ ملا اس نے دکھائی، یا کوئی موبائل پہ بندہ چیک کر رہا تھا، یہ پیچھے سے اچانک پہنچ گئے، انہوں نے جا کے اس کے موبائل میں دیکھ لی، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں جی اچانک پوسٹ ملاحظہ ہوئی جو کہ مسمی حافظ، اس کا نام عجیب سا مٹا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے اظہار امین ہے، اور اس کا موبائل نمبر آگے لکھا ہوا ہے. اس نے اس موبائل نمبر سے اپلوڈ کی، موبائل نمبر سے اپلوڈ کی، اس کا مطلب یہ کہ یہ واٹس ایپ کی ہے. موبائل نمبر سے جو پوسٹ اپلوڈ ہوتی ہے وہ واٹس ایپ پہ اپلوڈ ہوتی ہے، جو آتی ہے اس پہ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، باقی جگہوں پہ اس میں نمبر موبائل کا نہیں ہوتا. اچھا جی، اپلوڈ کی جو کہ پاکستان کے ٹائیگرز گروپ میں کی گئی. یہ گروپ بنا ہوا ہے پاکستان کے ٹائیگرز واٹس ایپ کے اوپر، اس گروپ کے اندر اس موبائل نمبر سے ایک پوسٹ ہوئی جو کہ حافظ اظہار امین نامی بندے نے کی ہے. پھر وہ بتاتے ہیں جی مذکورہ گروپ کا ایڈمن آصف فرید ولد عبد الجبار ہے. اس کا ایڈریس جناب فلاں فلاں قرار پایا ہے، اور قرار پایا ہے اور یو ایس بی میں ہم نے ثبوت بھی حاصل کر لیا ہے. حافظ اظہار امین نے جان بوجھ کر پوسٹ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی، اور آصف فرید نے یہ جانتے ہوئے کہ پوسٹ توہین آمیز ہے، غیر قانونی ہے، اسے ڈیلیٹ نہیں کیا، اور دیگر گروپ کے ممبران کو پوسٹ کو دیکھنے کا موقع فراہم کیا اور عوام الناس میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے. ارتکاب جرم ہوا ہے، پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا جناب. اب آپ اندازہ کریں، یعنی اس کا مدعی کون ہے؟ پولیس والا گشت کر رہا تھا، گشت کرتے کرتے اچانک ایک پوسٹ سامنے آ گئی. ایسے ڈیجیٹل دور میں ہم جی رہے ہیں کہ پولیس والا گاڑی چلا رہا ہے، اچانک سوشل میڈیا کی سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے پوسٹ، اور وہ دیکھتا ہے اچھا واٹس ایپ گروپ کے اندر یہ چل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی کوئی اس کو بتاتا نہیں ہے، بیچ میں کوئی لنک نہیں ہے. یعنی یہ ایف آئی آر ردی کی ٹوکری میں جائے گی، لیکن یہ کاٹی کیوں گئی اس کو ذرا آپ سمجھیں. یہ ایک پرفیکٹ اگزامپل ہے کہ مخالفین کو کچلنا کیسے. یعنی اس بندے کے اوپر کوئی تپ ہوگی، یا یہ پاکستان تحریک انصاف کا بندہ ہوگا. اب اس بندے کو کچلنے کے لیے یا اس کو نشانہ بنانے کے لیے بڑے آرام سے یو ایس بی کے اندر ڈالا کہ مریم نواز کی کوئی 2-4 عجیب سی پوسٹیں ڈال دی یو ایس بی کے اندر، اور الزام لگا دیا جی یہ فلاں بندہ ہے جو ایڈمن ہے گروپ کا، اس گروپ کے اندر اس بندے کی اس گروپ میں یہ آئی ہے، اور ڈالی بھی کسی اور نے. یعنی آپ کسی بھی گروپ میں کوئی بھی چیز ڈالیں، گروپ کا ایڈمن وہاں پہ گرفتار ہو جائے گا. کتنا آسان ہے، گروپ کے اندر کوئی بھی چیز ڈالے اور گروپ کا ایڈمن گرفتار، کہ جناب اس نے چاہے دیکھی بھی نہ ہو پوسٹ، اس کو پتا بھی نہ ہو، وہ بیچارہ کہیں اسپتال میں پڑا ہو، یا وہ کہیں بیچارہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے فرض کریں، گروپ ایڈمن اور موبائل اس کے بعد ہے ہی نہیں، پیچھے سے کوئی اور بندہ بیچ میں پوسٹیں ڈالی جا رہا ہے، وہ عید والے دن گرفتار ہو جائے گا. وہ اس لیے گرفتار ہو جائے گا کہ اس نے ڈیلیٹ نہیں کی. تو یہ جناب ایک ایف آئی آر کی گئی ہے. اب مخالفین کو کیسے کچلا جائے گا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آزادی اظہار رائے پاکستان کے اندر تقریباً ختم ہو گیا ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ ڈکٹیٹر کا ضیاء الحق کا دور بھی ایسا نہیں تھا جو لوگ بتاتے ہیں. پرویز مشرف کے دور میں اتنی سختی نہیں تھی اور میڈیا کے اوپر اتنی پابندیاں نہیں تھی، بلکہ میڈیا پرویز مشرف کے دور میں آزاد ہوا تھا. اور اس دور کے اندر تو میڈیا کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اور یہ سارا کام اسٹیبلشمنٹ لے رہی ہے اپنی اردلی حکومت سے، اور اردلی حکومت وہ کام کرتی چلی جا رہی ہے. ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کل کو یہی ڈنڈا ان کے سر پہ پڑے گا. اور آپ اندازہ کریں ان کی سوچ کا کہ
मरियम नवाज की एक नून लीगी एमपी है और ये खातून है जिससे टिकटॉकर वजीर आला हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करती। मैंने कुछ वीडियोस देखी है। अब ये कहती है जी नईम हैदर पंजूथा, वो एक लड़ाई होगी उनकी नून लीगी बंदे के साथ, हाथापाई तक मामला नहीं जाना चाहिए और ना ही किसी को किसी की भी निजी जिंदगी में जाना चाहिए। ना नून लीग को ऐसा काम करना चाहिए, ना पीटीआई को ऐसा काम करना चाहिए। निजी जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप मेरा सारा करियर उठाकर देख ले, मैंने कभी किसी की निजी जिंदगी के ऊपर अटैक नहीं किया। मेरे सारे वीलॉग उठा के आप देख ले। अच्छा, अब इसमें हुआ यह है कि नईम हैदर पंजूथा साहब को वो कह रही है कि इंतजार पंजूथा की तरफ गायब कर दो ताकि ये ठीक हो जाए। यानी आप अंदाजा करें इनकी घटिया और गंदी सोच का। यानी ये गलाजत का ढेर नहीं है इनके दिमाग में तो और क्या है। जबरी गुमशुदगी को कोई शख्स ऐसे जस्टिफाई कर सकता है? यानी इस बात को ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये इस पॉलिसी का हिस्सा है कि इंसानों को जबरी तौर पे लापता किया जाए, उनके साथ जुल्म और जबर किया जाए। इंतजार पंजूथा जिन हालात से गुजरे वो कहते जी नईम पंजूथा को भी उन हालात से गुजारो। इन्हें आइडिया नहीं है कि कल को ये हालात अगर आपके साथ होंगे तो हम आपके लिए भी आवाज उठाएंगे। जुल्म और बर्बरियत के साथ ये लोग खड़े हैं आज। इनको इक्तदार के नशे में बिल्कुल भूल गया है कि इंसानी हुकूक भी कोई चीज होती है। तो नाज़रीन, सिंपल बात यह है कि अगर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या एस्टेब्लिशमेंट है, ये अमरीकियों की मिन्नतें और तरले करने की बजाय या उनसे जाकर भीख मांगने की बजाय ये जेल में चले जाएं और जाकर इमरान खान साहब से गुजारिश कर दें कि साड़ी बस हो गई है, तो इमरान खान साहब इनको ज्यादा बेहतर वे फॉरवर्ड बता देंगे और इमरान खान साहब इनको ज्यादा बेहतर रास्ता दे देंगे इस सारे क्राइसिस से निकलने के लिए। देखिए, आप कुछ भी कहें कि ये लोग पाकिस्तानी तो है ना, इमरान खान पाकिस्तानी है, इमरान खान मुहिब वतन आदमी है, ये सब जानते हैं। वरना बड़ा आसान था उसके लिए, उसको डील कई दफा ऑफर हुई, वो छोड़ के चला जाता पाकिस्तान। वो पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तान को छोड़कर नहीं जा रहा। वो कहता है मेरा घर है, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। इमरान खान के पास जाओ, इमरान खान से मांगो, वो आपको दे भी देगा और आपको शर्मिंदा भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अमेरिकन से मांगोगे, गैर मुल्कियों से मांगोगे, गैरों से मांगोगे, तो वो आपके साथ सौदा करेंगे। वो देखेंगे इस सौदे में उनको क्या फायदा होता है और उनके फायदे में पाकिस्तान का फायदा नहीं होगा। हम जानते हैं कि इस खित्ते में उनके मफादात किसके साथ हैं और कितने ज्यादा हैं और उन मफादात के लिए पाकिस्तान को क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है या क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। लिहाजा इमरान खान के पास जाए जेल में, उसमें सबकी इज्जत भी रह जाएगी और पाकिस्तान की भलाई भी होगी। लेकिन अगर यही जिद करनी है कि हमने अमरीकियों के आगे, मगरब के आगे घुटने टेक देने हैं और उनकी हर बात मान लेनी है, लेकिन इमरान खान के साथ बात नहीं करनी, तो याद रखें अपने अवाम के सामने सरेंडर करेंगे तो अवाम आपको इज्जत देंगे। अगर किसी और के सामने जाकर घुटने टेकेंगे तो वो आपको जलील और रुसवा करेंगे और ये आप होता हुआ देखेंगे अगर आपने अपने मामला पाकिस्तान के अंदर खुद हल ना किए तो। मुझे तो नाज़रीन ये जो कानून जिस तरह के बन रहे हैं ना पाकिस्तान में, इनको देखकर मैं एक दौर याद आता है डिक्टेटर्स का। ज़ियाउल हक का दौर हो या मुशर्रफ का दौर हो, हम देखते थे दुकानों में, खास तौर पे जो हज्जामों की दुकानें होती थी जहां आप कटिंग करवाने के लिए जाते हैं, या होटलों में या रेस्टोरेंट में, वहां एक ना छोटी सी तहरीर मिल जाती थी। वो बाजारों में बुक स्टॉल्स के ऊपर पड़ी हुई होती थी, वहां से लेके स्टिकर लगा देते थे कि सियासी गुफ्तगू से परहेज करें या सियासी गुफ्तगू मना है। यानी डिक्टेटर्स के दौर में सियासी गुफ्तगू मना होती थी। अब आप सियासी गुफ्तगू कर ही नहीं सकते। वो भाई व्हाट्सएप के अंदर लोगों की प्राइवेट चैट होती है, एक ग्रुप के अंदर 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, वो जो मर्जी चैट करें, वो आपस में बात कर रहे हैं। ये उसको उन्होंने सोशल तो नहीं किया, पूरी दुनिया में तो नहीं फैलाया। अब उसकी बुनियाद के ऊपर भी लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। मुझे तो हैरत होती है ये पाकिस्तान को लेकर किस तरफ जाना चाहते हैं। ये कल को हाथ लगा लगा कर रोएंगे जो लोग आजकल खुश हो रहे हैं ना इस तरह के कानून बनाकर। आप देखेंगे इनके साथ होगा क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह क्लेम किया है, रऊफ हसन साहब ने, कि रीथिंकिंग प्रोसेस चल रहा है इस वक्त। यानी उन्हें यह लगता है, जो मैं अभी बात कर रहा था, कि इमरान खान से बात करें तो ज्यादा बेहतर है, अमेरिका को और मगरिब को भूल जाए और उसके दबाव को भी अपने दिमाग से निकाल दें। इमरान खान के दिमाग में भी ये बात नहीं है कि वो मगरिब की ताकत से वापस आएगा, वो भी अवामी ताकत से और इंसाफ की ताकत से वापस आना चाहता है। तो आप उसका भी कॉन्फिडेंस रहने दे, अवाम का भी कॉन्फिडेंस सिस्टम पे रहने दे और खुद भी बैठकर मामला हल कर दे, तो ये ज्यादा बेहतर है। अब रीथिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, उसकी एक निशानी ये है कि नून लीग के अंदर बड़ी खलबली मची हुई है। मैं आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी की मिसाल दे देता हूं। जिस वक्त आप ये देखेंगे ना कि पीपल्स पार्टी गुस्से में आ रही है या अग्रेसिव हो रही है, बढ़के मार रही है बिला वजह, तो आप समझ जाइएगा कि पीपल्स पार्टी अब मुश्किल में है या उन्हें लगता है कि मुश्किल वक्त आने वाला है। पीपल्स पार्टी जैसे ही मुश्किल में आने लगती है तो ये बढ़के मारना शुरू कर देते हैं। अच्छा, नून लीग जैसे ही मुश्किल में आने लगती है तो ये गलतियां शुरू कर देते हैं। ये घबराहट में जैसे ही आते हैं तो गलतियां शुरू कर देते हैं। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कभी भी मुश्किल में नहीं आती,
वो दूसरों को मुश्किल में डाल देती है, तो ये मुश्किल भी बेचारे सियासतदानों पे पड़ जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट इस मर्तबा भी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम का मामला जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, लेकिन आईनी बेंच के सामने इस मामले को जब लगाया गया तो उस पर बहुत सारे तहफुजात हैं। अब अगर ये मामला उन्हीं जजेस ने सुनना है जो इसके बेनिफिशरी हैं, तो फिर तो इंसाफ नहीं होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जितने भी दरखास्त गुजार हैं, मुझे लगता है वो पहली ही पेशी के ऊपर एतराज उठाएंगे कि इस मामले को फुल कोर्ट में भेजा जाए। सबसे पहले इस बेंच को इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि इस अहम तरीन मामले को जो 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक है, क्योंकि ये आईनी बेंच बनने से पहले का केस दायर किया गया है, ये जो दरखास्त दायर की गई है, अपील दायर की गई है, ये आईनी बेंच बनने से पहले दायर की गई है, लिहाजा इसको फुल कोर्ट के सामने भेजा जाए। ये मुतालबा इतने जोरदार तरीके से आएगा और इतने जोरदार तरीके से पूरे मुल्क में होगा कि ये मुश्किल हो जाएगा कि आईनी बेंच ही इस मामले को सुने। अब देखते होता क्या है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जिस तरह से जजों को लगाया जा रहा है ना, अब मुझे ऐसा लगता है कि या तो कोई इनकलाब ही आएगा और इन जजेस को भी पीसीओ जजेस की तरह फारिग करना पड़ेगा, वरना अदलिया का हुलिया जितना बिगाड़ रहे हैं ना ये पूरा निजाम मिलके, वो ऐसा लगता है कि अगले 15 से 20 साल तक के लिए इन चीजों से या इन तैनातियों से अदलिया के ऊपर बड़े गहरे असरात होंगे। अब सिंध हाई कोर्ट के अंदर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस लगाए गए हैं उनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से एक जज ने इलेक्शन लड़ा हुआ है सिंध में जो लगाए गए हैं, ये उमर दराज गोंदर साहब खबर दे रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उनका बेटा भी एक जो है वो जज लगा दिया गया है सिंध हाई कोर्ट में। अब इस तरह जो जजेस लगेंगे जिनकी शोहरत के बारे से या उनकी जानिबदारी के बारे में पहले से मार्केट में खबरें मौजूद हैं, या वकला या जो वकला तंजीमें हैं या जो सहाफी हैं वो इस बारे में जानते हैं, तो फिर इंसाफ के इम्कानात जो है उनके ऊपर सवालात उठेंगे। नाज़रीन, आजम सवाती साहब के हवाले से खबर है, इसमें एक जो स्टेटमेंट है वो आमिर डोगर साहब ने दिया। आमिर डोगर साहब ने कहा कि मेरी रावलपिंडी की खुसूसी अदालत में आजम सवाती साहब से मुलाकात हुई और मैंने वहां इंतहाई दर्दनाक मंजर देखे हैं। जो हमारे कारकुनों के साथ हो रहा है ऐसा जंगी कैदियों के साथ भी नहीं किया जाता। आजम सवाती साहब जो है वो कई महीनों से जेल में कैद है, उनका भी थोड़े दिनों में दोबारा केस लगने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहां पे ज्यादा जाते भी नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए, हालांकि वो एक बुजुर्ग रहनुमा है, उन्होंने इस उम्र के अंदर बहुत कुर्बानी दी है। लेकिन आजम सवाती साहब के साथ हुआ क्या, ये आजम सवाती साहब भी अच्छी तरह जानते हैं और इमरान खान साहब भी अच्छी तरह जानते हैं। वक्त आने पे ये सारी चीजें खुल जाएंगी। मैं सिर्फ इतना आपको कह दूं आजम सवाती साहब के बारे में कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। ये बात अगर किसी पे आज की तारीख में सच्ची और सही साबित हो रही है तो वो जनाब आजम सवाती साहब हैं। मुस्लिम लीग नून के सहाफी हो या बाकी लोगों को भी अब ये मानना शुरू हो गए हैं रफ्ता रफ्ता कि ये जो कुछ भी हुआ है अलकादर यूनिवर्सिटी केस में, ये केस अब हाई कोर्ट के अंदर टिकेगा नहीं। सारा का सारा इन्हिसार इस बात में है कि मलिक रियाज की गवाही आ जाए। मलिक रियाज ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया है कि वो किसी किस्म की गवाही नहीं देंगे। अब पाकिस्तान में पहली मर्तबा रियासत ने मलिक रियाज के ऊपर अटैक किया है। मेरे चंद सवालात हैं कि मलिक रियाज करप्ट है, बेईमान है, इसके बारे में रियासत को अभी पता चला जब उसने इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दी। जब मलिक रियाज ने जरदारी के खिलाफ गवाही देने से इनकार किया तब रियासत को नहीं पता चला। जब मलिक रियाज ने नवाज शरीफ के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ गवाही देने से इनकार किया रियासत को तब पता नहीं चला। जब मलिक रियाज के पास से रिटायर्ड जर्नल नौकरियां करने जाते थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट नौकरियां करने जाते थे, तब रियासत को पता नहीं चला। जब मलिक रियाज कई कई मिनट के इश्तिहार टीवी चैनल्स को दे रहा था तब रियासत को पता नहीं चला। जब रियासती इदारे मलिक रियाज से चैरिटी के नाम के ऊपर बेशुमार काम ले रहे थे तब रियासत को पता नहीं चला। अब अचानक से दो चीजें हुई हैं, एक तो मलिक रियाज ने जिद पूरी नहीं की, उसने कहा कि मैं गवाही नहीं देता, झूठी गवाही मैंने नहीं देनी, और दूसरी चीज ये हुई है कि जो रियल स्टेट माफिया है पाकिस्तान में, माफिया इसलिए इसको कहूंगा इन्होंने पाकिस्तान का नक्शा ही बदल दिया है। बेशुमार जमीनें हैं जहां पे हरियाली होती थी, जंगल हो सकता था, जहां पे नेचर थी, उन सारों को तबाह करके वहां सोसाइटियां बना दी है और आधी से ज्यादा सोसाइटियां अभी भी खाली पड़ी है, प्लाटों का कारोबार हो रहा है। तो रियल स्टेट माफिया के कारोबार को धचका लगा है मलिक रियाज के पाकिस्तान से बाहर कारोबार शुरू करने की वजह से। तो सोने की जो अंडे देने वाली मुर्गी है वो इनके हाथ से निकल गई है। तो ये दो वजूहात है जिस बिना पे आजकल मलिक रियाज के ऊपर वो लोग भी उछल कूद कर रहे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी मलिक रियाज का नाम लेने की कभी जुर्रत नहीं की थी। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।